वेलकम टू लर्नो हब। कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 8। टॉपिक हमारा है द इंडियन नेशनल मूवमेंट 1935 to 47। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक, द लास्ट फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल के लास्ट फेज की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। लास्ट फेज यानी कि इसके पहले के भी फेज रहे होंगे जो कि हम लोग पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट फेज जो कि 1885 से 1916 तक था। सेकेंड फेज 1917 टू 1934 था। एंड थर्ड एंड लास्ट फेज जो था वो रहा 1935 टू 1947। वहाँ से फिर हमें आज़ादी मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से थ्री फेज में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है इसको हम लोगों ने देखा। फर्स्ट फेज जहाँ पर क्या था कि पहले मॉडरेट विचारधारा के लोग थे, यानी नरमपंथी। उनका मानना था कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है इन ब्रिटिशर्स से हम बोलेंगे वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे जब हम पीसफुली कहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता ना देखकर वहीं हम देखते हैं 1905 से दूसरी विचारधारा जो कि थे असर्टिव यानी कि गर्मपंथी, वो आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो विचारधारा के लोग थे जिनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। और फिर हम देखते हैं सूरत स्प्लिट 1907। ठीक है, 1907 में सूरत स्प्लिट में ये दोनों अलग हो जाते हैं और 16 तक अलग रहते हैं। उसके बाद ये लोग साथ आते हैं। ये हम लोग पिछले चैप्टर को थोड़ा सा साथ इसलिए लेके चल रहे हैं जिससे कि चीज़ों को हम कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी दौरान हम लोग बंग भंग जो था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था 1905 में। फिर वहाँ से एक तरीके से कह सकते हैं एक लैंड जो थी पार्टीशन के लिए वो वहाँ से तैयार होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं 1914, जब क्या होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है जो कि चलता है 1918 तक। जो इंडियंस थे उसमें बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं 1915। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हिस्सा लिया था क्योंकि उनका मानना था कि भाई इसके बाद हमें आज़ादी मिल जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर हम देखते हैं 1915 की बात कि महात्मा गांधी जो हैं वो इंडिया आते हैं। यहाँ के फार्मर्स जिनकी कंडीशन बहुत बुरी थी। फिर आता है सेकेंड फेज हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का 1917 हमारा जो सेकेंड फेज है 1917 टू 1934। तो इस दौरान हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती है। महात्मा गांधी जो कि अपना सत्याग्रह जो वेपन था उसका यूज़ करते हुए फार्मर्स जो थे इनकी जो बड़ी प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व करते हैं। मजदूर मिल वाला जो मैटर था ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस किए थे। इसके बाद स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें कि महात्मा गांधी का कहना था भाई नॉन वायलेशन तरीके से किया जाएगा सब कुछ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसको बीच में ही रोक दिया जाता है। फिर स्टार्ट होता है 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जहाँ पर सॉल्ट लॉ जो है उसको ब्रेक किया जाता है और इस तरीके से आगे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह। ठीक है, फिर आता है थर्ड फेज 1935 से 1947। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो ये थर्ड फेज है यहाँ पर पॉलिटिक्स में हम देखते हैं लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि उनकी समझ जो है वो बढ़ जाती है। अब उन्हें अपने राइट्स जो है वो कैसे लेने हैं, क्या करना है, ये सारी चीज़ें उनकी समझ यहाँ से बढ़ने लगती है। ठीक है, इस तरीके से थर्ड फेज आता है। अब जो ये थर्ड फेज है इसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट होता है जिसका टाइम पीरियड है 1939 टू 1945। ठीक है, 1939 टू 1945 ये है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड। अब इसमें लोग जो थे विश्व के वो दो पार्ट्स में बटे हुए थे। एक थे अलाइड पावर जिसमें कौन था? फ्रांस था। ठीक है, ब्रिटेन भी इसका पार्ट था, रशिया था एंड यूएसए जो था वो बाद में उसने इसे बाद में ज्वाइन किया था। ठीक है, ये हो गई अलाइड पावर। दूसरी जो पावर थी वो थी एक्सिस पावर। ठीक है, यानी कि धुरी राष्ट्र। ये थे मित्र राष्ट्र, ये धुरी राष्ट्र सॉरी। अब जो ये एक्सिस पावर थी यहाँ पर जर्मनी था, इटली था और जापान। जैसे यूएसए ने बाद में ज्वाइन किया उसी तरह जापान ने भी इसको बाद में ज्वाइन किया था। ठीक है, अब क्या था, आते हैं हम क्रिप्स मिशन। अब ये क्रिप्स मिशन क्या था? ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक, तो जब ये हम देख रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिस समय चल रहा था तो जो ब्रिटेन था उसको बहुत ज़रूरत थी कि जो इंडियंस हैं वो उसको सपोर्ट करें।
अब क्यों ज़रूरत थी? देखिए, सपोर्ट तो युद्ध में हर किसी का चाहिए होता है, सभी को, लेकिन यहाँ पर क्या था कि इंडिया को उससे कोई खतरा नहीं था, इंडिया इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन इंडिया को खतरा जो था वो इसलिए था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पर थे, वो यहाँ पर राज कर रहे थे, इसलिए खतरा था उनको कि कभी भी यहाँ पर अटैक किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, जब हम अपने ईस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, ईस्ट की तरफ हम जाएंगे, अगर ये एक रफली आप मान लीजिए, तो यहाँ पर था बर्मा यानी कि म्यांमार, ठीक। इधर से जापान क्या करता है, बर्मा को अपने कंट्रोल में ले लेता है और इस तरीके से वो आ जाता है कहाँ, हमारे ईस्ट बॉर्डर की तरफ आ जाता है। अब अटैक का खतरा बिल्कुल था क्योंकि यहाँ पर जो राज था वो इन ब्रिटिशर्स का था, ब्रिटेन जो कि इसमें शामिल था इस युद्ध में, ठीक है। तो अब यहाँ पर अटैक का खतरा था। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो इंडियंस हैं उनसे सपोर्ट मांगा गया। इंडियंस जिन्होंने कि बढ़ चढ़ कर फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर था वहाँ पर हिस्सा लिया था, धन और जन, ठीक है, मनी एंड पीपल, दोनों तरीके से हेल्प की गई थी कि आगे हमें जो है वो स्वतंत्रता मिल जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए इंडियंस ने मना कर दिया। यहाँ पर जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने बोला भाई हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी, तो बोला गया भाई क्यों नहीं सपोर्ट करोगे। अब जब जो ब्रिटेन था उस पर अदर जो लोग थे उनका भाई प्रेशर पड़ रहा था कि जल्दी तुम जो इंडियंस हैं उनका सपोर्ट पालो, नहीं तो वहाँ से अटैक जो है वो हो जाएगा और इस तरीके से हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब ये प्रेशर पड़ रहा था तो यहाँ पर ब्रिटेन ने फिर से एक चाल चली। उसने कहा कि भाई जो आपकी प्रॉब्लम्स हो आप बताओ। तो यहाँ से बोला गया भाई हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो पावर है वो हमें सौंप दी जाए हमारे यहाँ की। लेकिन ब्रिटेन जो था वो पावर देने के मूड में तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि भाई इतने टाइम से राज कर रहे थे, सारे प्रिविलेजेस ले रहे थे, कैसे पावर दे देंगे। तो उन्होंने एक चाल चली। ऐसे में उन्होंने क्या किया, एक क्रिप्स मिशन जो था वो ब्रिटेन से यहाँ आया, स्टैफोर्ड क्रिप्स के लीडरशिप में। इसी पे इसका नाम पड़ा क्रिप्स मिशन, जो कि आया 1942, ठीक है। कब आया, 1942 में ये आया क्रिप्स मिशन। और किस लिए ये आया, ये इसलिए आया कि भाई आपकी जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो उसको हम सुलझा देंगे। चलिए हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम आपको पावर जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। पावर हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन कब करेंगे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है जब वो ख़त्म हो जाएगा तब हम आपको पावर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। ऐसा इनका कहना था। और बहुत सारी चीज़ें कि फिर ठीक है आप हमसे बिल्कुल अलग होना चाहेंगे तो हम अलग भी हो जाएंगे। जो चीज़ें उस समय तो इस तरीके से आ गए कि भाई जो तुम्हारी डिमांड है हम उसको मानेंगे, लेकिन कब मानेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो थे, अब यहाँ पर भी हम देखेंगे दो तरह की विचारधारा के लोग थे। कुछ लोग सपोर्ट करने को तैयार हो गए, जैसे हम बात करें राजगोपालाचारी जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग, इनको लगा भाई ठीक है सपोर्ट कर देते हैं, हो सकता है उसके बाद हमें फ्रीडम मिल जाए। वहीं पर दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जो कि पॉलिटिक्स एक्टिविटी से बिल्कुल अलग हो चुके थे, ये लोग जो थे वो विरोध करने लगे कि भाई हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिप्स मिशन जो कि हमारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सुलझाने आया था, लेकिन सपोर्ट जब नहीं मिला तो ये क्रिप्स मिशन किस लिए आया था, आप समझ गए कि हमारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो थी उसको सुलझाने। लेकिन क्यों उनको ये सूझा, वो इसलिए सूझा क्योंकि उनको हमसे सपोर्ट चाहिए था। और जब यहाँ से सपोर्ट नहीं मिला, इस तरीके से क्रिप्स मिशन जो था वो यहाँ पर फेल हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर था उस पर अब जापानीज अटैक का खतरा था। ये खतरा किस वजह से था, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे। अगर वो ना होते तो ये खतरा नहीं होता, क्योंकि इंडिया का इससे कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन वो कॉलोनाइज होकर रहे थे, यहाँ ब्रिटेन जो था वो राज कर रहा था, इसलिए खतरा था। अब ये खतरा टालने का सिर्फ एक तरीका था। तरीका ये था इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा दिया जाए, वो यहाँ से चले जाएं, तो फिर ये खतरा जो है वो टल जाएगा, क्योंकि भाई हमारी तो कोई दुश्मनी है नहीं, तो वो हमारे ऊपर कोई कैसे अटैक करेगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ था। अब इसी के लिए 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जो थे उन्होंने जो कांग्रेस के डेलीगेट्स थे उन सभी को संबोधित किया। वहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई ये जो ब्रिटिशर्स हैं इन्हीं की वजह से हमारे ऊपर खतरा है, इसलिए इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए वहाँ पर उन्होंने, महात्मा गांधी जो थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर मंत्रा दिया, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि ये मंत्र किसने दिया था, ठीक है। तो डू और डाई, करो या मरो, यानी कि अपनी आज़ादी पाने के लिए हम लड़ेंगे, ठीक है, अपनी आज़ादी पा के रहेंगे, और या फिर इसी के लिए फाइट करते करते हम अपनी जान दे देंगे, ठीक है। तो करो या मरो का इसीलिए उन्होंने यहाँ पर नारा दिया।
इस तरीके से 8 अगस्त की रात को ही उन्होंने क्या किया था, संबोधित किया था। उन्होंने बोला भाई हमें आज़ादी जो है, ये ब्रिटिशर्स जो हैं इनको जल्दी से जल्दी भगाना है, हमें आज़ादी चाहिए इनसे, चाहे तो रातों रात ही हमें आज़ादी मिले, सुबह होने से पहले ही मिले, लेकिन हमें आज़ादी यहाँ पर चाहिए जल्दी से जल्दी, वरना जापान जो है उसका अटैक हो जाएगा। अब ऐसे में कांग्रेस जो थी उसने ये देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन जो हो रहा है 8 अगस्त 1942 की रात को हो रहा है, और 9 अगस्त 1942 की सुबह होने से पहले ही कांग्रेस ने ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था रिजोल्यूशन, इसको कांग्रेस की तरफ से पास कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर आंदोलन जो था वो तो शुरू हो गया, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जल्द ही, ठीक है, आंदोलन एक तरीके से शुरू भी नहीं हो पाया, और फिर यहाँ पर जो कांग्रेस के मेन लीडर्स थे, महात्मा गांधी थे, इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया। पूरे देश में इस तरह की खबर जो थी वो फैल गई कि भाई मूवमेंट जो था वो शुरू अभी हुआ ही भी नहीं, और हमारे जो मेन लोग थे उन सभी को क्या किया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। इसकी वजह से आंदोलन, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और आंदोलन जो था वो बहुत तेज हो गया। ठीक है, अब ऐसे में लोगों ने क्या किया, लोगों ने जुलूस निकालना शुरू किया, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करना शुरू किया। ठीक है, तोड़ फोड़ ये सारी चीज़ें जो थी ऐसे में होने लगी। अब यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हो गया, पूरे देश में स्टार्ट हो गया, और लेकिन यहाँ पर कोई गाइडलाइन नहीं थी कि भाई किस तरीके से मूवमेंट को चलाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी बातें रखनी है। भाई किसी भी चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे लीडर्स थे उन्हें पहले ही जेल में डाल दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। तो यहाँ पर कोई भी गाइडलाइन जो थी वो नहीं थी, कोई लीडरशिप नहीं थी, और पूरे भारत में ये आंदोलन जो था वो फैल गया था। अब ऐसे में आंदोलन किस तरीके का हुआ, क्या सभी जगह एक जैसा रहेगा? नहीं। ऐसे में पूरे देश में आंदोलन तो फैल गया, लेकिन हर जगह पर इसने एक अलग अलग रूप ले लिया। अब ये मूवमेंट जो था वो जिस भी तरीके से चल रहा था, यहाँ पर गवर्नमेंट जो थी वो लोगों पर बहुत भारी पड़ी। गवर्नमेंट ने क्या किया, लाठी चार्ज, फायरिंग, ये सारी चीज़ें जो थी वो शुरू कर दी, जिसकी वजह से लोग जो थे उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया, जो भीड़ थी वो और ज़्यादा उग्र हो गई, और लोग जो थे वो वायलेशन पे उतर आए। उन्होंने शुरू कर दिया भाई जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उन सभी को नुकसान पहुँचाना, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स उनको नुकसान पहुँचाना, रेलवे हो गया, टेलीफोन हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, टेलीग्राफ हो गया, ये सारी चीज़ों में तोड़ फोड़ होने लगी। अब ऐसे में हुआ क्या, ऐसे में ये हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उसने इस विद्रोह को दबाने के लिए, क्रश करने के लिए आर्मी बुलाई। अब आर्मी आ गई, तो आर्मी मिलिट्री के लोग जो थे उन लोगों ने फायरिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा शुरू कर दी। इतनी फायरिंग की कि 10,000 से ज़्यादा लोग जो थे वो इसमें मारे गए। इस तरीके से ये जो रेबल था, ये जो विद्रोह था, ये जो मूवमेंट था, इसको बहुत ही जल्दी क्रश कर दिया गया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई। देखा जाए तो हमारी आज़ादी से पहले जितने भी मूवमेंट हुए, ठीक है, मतलब ये कि ये हमारा लास्ट मूवमेंट था जो इतने बड़े लेवल पर हुआ था। इसके बाद इम्पैक्ट ये रहा, ये जो रिवॉल्ट था 1942 का, ये लास्ट सबसे बड़ा मूवमेंट था। 1942 का जो ये मूवमेंट था, इसका इम्पैक्ट ये रहा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब उनको ये समझ में आ गया कि अब उनके ज़्यादा दिन जो हैं वो यहाँ पर नहीं बचे हैं, यानी गिने चुने दिन हैं। ये उनके लिए एक तरह से डेथ नेल, यानी कि खतरे की घंटी थी। अब उनको ये समझ में आ गया कि जो ये इंडियंस हैं, अपनी फ्रीडम पाने के लिए इनकी कैपेसिटी जो है स्ट्रगल करने की, मरने की, उसके लिए जान देने की बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए अब हमें यहाँ से हटना होगा। इस तरीके से इस मूवमेंट को बुरी तरह से कुचल दिया जाता है, इसको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि 1942 जिस समय ये मूवमेंट हुआ था, वहाँ से 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तब तक में कोई ख़ास पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई थी। सॉरी, तब तक में कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन इस दौरान हमने देखा कि इंडिया के बाहर, ठीक है, एशिया में, इंडिया के बाउंड्री के बाहर हम देखते हैं कि वहाँ पर यहाँ नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ जो थी वो हो रही थी। किसकी लीडरशिप में? सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, उनकी लीडरशिप में
कुछ एक्टिविटीज़ जो थी वो इंडिया के नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ वो इंडिया के बाहर हो रही थी। सुभाष चंद्र बोस जिनका कि मानना था ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनको हटाने के लिए ज़रूरी है आर्म्ड फोर्स जो है उसका यूज़ करना, यानी सशस्त्र बल सेना जो है उसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अहिंसा के बल पर हमें आज़ादी नहीं मिल सकती है। सुभाष चंद्र बोस जो कि पहले कांग्रेस में थे, 1939 में ये कांग्रेस से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। वही विचारों में मतभेद होने की वजह से इन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन कर लिया। कांग्रेस से रिज़ाइन करने के बाद इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई जिसका नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस जो थे उनका ऐसा विश्वास था, वो इसमें विश्वास रखते थे भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो यहाँ पर ब्रिटेन जो था, जापान जो था, अगर देखें तो जापान जो था वो ब्रिटेन का दुश्मन था। तो सुभाष चंद्र बोस इनका मानना था कि भाई जापान जो है उससे हम अगर हाथ मिला लें तो उसके सपोर्ट से हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटा सकते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसके उद्देश्य क्या थे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला था टू विन फ्रीडम। फ्रीडम पाना, किससे पाना? ब्रिटिश जो कि यहाँ पर राज कर रहे थे उनसे फ्रीडम पाना। फ्रीडम तो मिलेगी भाई, हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन विदाउट डिले, बिना देर किए जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे हमें फ्रीडम पाना है। सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव था कि रीबिल्ड इंडिया, इंडिया को दोबारा से बनाना। प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म के प्रिंसिपल पर, उसके सिद्धांत पर इंडिया को दोबारा से बनाना, जहां पर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होगा कि इकोनॉमिक इक्वलिटी होगी, जहां पर फ्रीडम होगा, जहां पर फ्रीडम ऑफ जस्टिस होगा, जहां पर वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस तरीके का इंडिया बनाना। नेक्स्ट, प्रमोट वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस, दुनिया में शांति को प्रमोट करना, ये उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी थी इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, इनको अंडर हाउस कर दिया। अंडर हाउस यानी कि नज़रबंद, इसका मतलब अपने घर में ही वो सेना की निगरानी में रहे। ठीक है, तो अंडर हाउस कर दिया गया सुभाष चंद्र बोस को। इसके बाद इनको कैलकाटा में 1941 में अरेस्ट कर दिया गया। ठीक है, अरेस्ट हो गई है, लेकिन वहाँ से वो भागने में कामयाब हुए। ठीक है, अरेस्ट होने के बाद भागने में कामयाब रहे। उसके बाद सबसे पहले जाते हैं रशिया, रशिया के बाद ये पहुँचते हैं जर्मनी, और जर्मनी के बाद फाइनली पहुँचते हैं जापान। इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस पहुँचते हैं जापान। वहाँ पर टोक्यो में IIM, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है, ईस्ट एशिया में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो था, इसकी लीडरशिप रास बिहारी बोस से सुभाष चंद्र बोस को दी जाती है। उनके द्वारा यहाँ पर ईस्ट एशिया के लिए इसकी लीडरशिप जो थी वो सुभाष चंद्र बोस को दी गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन मोहन सिंह जो कि ब्रिटिश आर्मी में पूर्व कैप्टन रह चुके थे, ठीक है, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है आज़ाद हिंद फौज, या फिर कह सकते हैं INA, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां पर सुभाष चंद्र बोस जो थे उनको इसका सुप्रीम कमांडर बनाया जाता है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो थे नेताजी के नाम से फिर जाने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो कि भारत को आज़ाद कराने की यहाँ पर शपथ लेते हैं और लोगों से कहते हैं तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। या फिर ऐसा मंत्रा जो था गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ऐसा अगर पूछा जाए कि ये मंत्रा जो था ये किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस, मैक्सिमम लोग को पता होगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये वहाँ पर उन्होंने नारा दिया। अब हम जो INA था इसके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो हम समझ लेते हैं कि INA के उद्देश्य क्या थे। उसका उद्देश्य था कि भाई आर्मी जो है, आर्म फोर्स जो है, ठीक है, उसका यूज़ करते हुए आर्म स्ट्रगल, ठीक है, उसका यूज़ करते हुए ब्रिटिशर्स जो हैं उनको हमें भगाना है, या कह सकते हैं इंडिया को आज़ाद कराना है। ठीक है, तो ये उनका ऑब्जेक्टिव था, ये उनका उद्देश्य था। और इस तरीके से इन्होंने भाई इनके जो स्पीच थी, इस तरीके से एक नई स्पिरिट, नई लाइफ जो थी वो लोगों के अंदर इन्होंने जगाई। इनकी जो स्पीच थी इतनी ज़्यादा कह सकते हो, इतना ज़्यादा उसमें जोश था, इतना मोटिवेशन था कि लोग जो थे उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। और फिर उसके बाद इनका जो
लोगों से आह्वान था कि भाई अपनी जो मदरलैंड है उसके लिए हम अपनी जान भी लगा देंगे, उसके लिए लोग जो हैं वो साथ में आते हैं। यहाँ से ही ये लोग एक दूसरा नारा, ठीक है, दिल्ली चलो, ये दूसरा मंत्रा जो था दिल्ली चलो, ये क्यों, क्योंकि अब ब्रिटिश जो थे वो यहाँ पर ही थे, ठीक है, तो यहाँ पर आना है, उनको हटाना है, इसलिए दिल्ली चलो का इन्होंने नारा दिया। इस तरीके से दिल्ली चलो के नारे के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद 1944 में इंडिया बर्मा जो बॉर्डर था उसको ये क्रॉस करते हैं, ठीक है, इंडिया बर्मा बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी विक्ट्री जो थी ये इनके हाथ लगती, जिससे ये बहुत खुश होते हैं। आईएनए की टीम वगैरह जो थी, सभी सोल्जर्स, ऑफिसर्स, सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और इस तरीके से इम्फाल एंड कोहिमा, कोहिमा जिसकी की कैपिटल है नागालैंड, ठीक है, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर ये लोग आते हैं। तो इनको लगता है भाई एक जीत जो है वो यहाँ पर मिली, बहुत खुश होते हैं सब। और फिर नेताजी जिंदाबाद, जय हिंद, इस तरीके के नारे यहाँ पर लगाए जाने लगते हैं। लेकिन इनकी ये खुशी जो थी ये बहुत थोड़े टाइम के लिए थी। क्यों थोड़े टाइम के लिए थी? क्योंकि जो एलाइड पावर थी उसके द्वारा जापान जो था उसको हरा दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लोग इनकी हार होती है। और फिर उसके बाद ब्रिटेन जो था उसने वापस से बर्मा पर कब्जा कर लिया। और इस तरीके से आईएनए की जो टीम थी, जो इसके सोल्जर्स थे, जो इसके ऑफिसर्स थे, बड़ी संख्या में उन सभी को अरेस्ट किया जाने लगा, ठीक है, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाने लगा। जापान जो था, हिरोशिमा एंड नागासाकी, आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में सुना होगा कि उस पर एक बहुत बड़ा एटम बॉम्ब अटैक किया गया था, जिसके इफेक्ट जो हैं वो आज भी देखने को मिलते हैं। तो जब उस पर यह एटम बम जो था उससे अटैक किया गया तो उसके बाद जापान जो था उसने सरेंडर कर दिया। अब इस तरीके से हम देख रहे हैं आईएनए, जापान, इन सब की कंडीशन जो थी वो बहुत बुरी हो गई थी। यहाँ पर लोगों को जेल में डाल दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो वहाँ से भाग गए। इसके बाद कहा जाता है कि टोक्यो जाते समय, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई। तो ज़रूर वहाँ पर उनकी डेथ हो गई, लेकिन जो उनका सपना था भारत को आज़ाद कराना, ठीक है, उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी। उनकी जो स्पीच थी उसने लोगों के अंदर ऐसा जोश जगाया कि जिसके बल पे लोग जो थे वो आगे फाइट किए, स्ट्रगल किया लोगों ने, ठीक है। पूरी लाइफ ये अपने कंट्री के लिए डेडिकेट रहे और इस वजह से आज भी इनका नाम जो है वो बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं समय समय पर छोटे बड़े बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी अब उनको लगा कि भाई अब सत्ता अपने पास रखना ठीक नहीं है, तो सत्ता जो है, पावर जो है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे। उन्होंने डिक्लेयर किया फेब 1947 में कि हम लोग क्या करेंगे, 1948 जून 1948 में हम लोग पावर जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया, ठीक है। अब ऐसे में नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक प्लान जो था वो रेडी किया कि भाई किस तरीके से पावर हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसके लिए भाई लोगों से राय मशवरा जो है वो करना ज़रूरी है, जिसके लिए डिफरेंट पार्टीज़ के जो लीडर्स थे उनको बुलाया गया। कम्युनल जो लोग थे उनकी कम्युनल जो पार्टीज़ थी उनके लीडर्स को बुलाया गया कि भाई इस तरीके से पावर जो है वो ट्रांसफ़र होगी। ऐसे में पाकिस्तान, नया नेशन की डिमांड हो रही थी कि भाई पाकिस्तान हमें बनाना है, नए नेशन की। तो इस वजह से पंजाब के बहुत सारे हिस्से थे जहाँ पर कम्युनल राइट्स जो थे वो स्टार्ट हो गए, सांप्रदायिक दंगे, और ये इतने भयावह थे कि अब लोगों को समझ में आने लगा कि अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि इंडिया का पार्टीशन कर दिया जाए, इंडिया का डिवीज़न कर दिया जाए और नया नेशन पाकिस्तान जो है उसका क्रिएशन किया जाए, ठीक है। इस तरीके से माउंटबेटन जो थे उनके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि ब्रिटिश इंडिया जो है उसका अब पार्टीशन हम लोग करेंगे। ब्रिटिश इंडिया क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के उस समय में अंडर में था, इसलिए ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन अब हम लोग करेंगे, एक भारत रहेगा, दूसरा बनेगा पाकिस्तान, और इस तरीके से दोनों को हम लोग पावर जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। और इस तरीके से इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स उनको अलग कर कर और उसके बाद नया नेशन पाकिस्तान बना, उसका क्रिएशन हुआ। अगर हम पार्ट्स की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, ठीक है, जैसे अगर हम देखें ये आपका नॉर्थ वेस्ट आता है, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस जो थी, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, वेस्ट पंजाब हो गया, ठीक है, और इसके अलावा ईस्ट बंगाल, ठीक है, इन सभी को भारत से अलग कर कर
इन सभी को भारत से अलग कर कर नया नेशन पाकिस्तान बनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन उन्होंने जो प्लान तैयार किया था उसके बेस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट जुलाई 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947 जो था उसको पारित किया गया और इस तरीके से 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल से हमें आज़ादी मिली और इस तरीके से हम देखते हैं एक नई सुबह का जन्म होता है। ठीक है, बर्थ ऑफ अ न्यू डॉन, एक नई सुबह का जन्म यहाँ से होता है हमारे इंडिपेंडेंस से। 14 अगस्त, ठीक है, इसके जस्ट पहले की बात हम समझेंगे जब हमें आज़ादी मिली उस समय का टाइम किस तरीके का था। 14 अगस्त मिडनाइट से ठीक पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एड्रेस कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने एक हिस्टोरिक स्पीच दी, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, डेस्टिनी के साथ, नियति के साथ प्रयास करें। यानी कि भाई ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, ये हमारी डेस्टिनी थी, हमारा पार्टीशन हुआ, ये हमारी डेस्टिनी थी, हम आज़ाद हो गए, ये हमारी डेस्टिनी है, लेकिन हम अब आज़ाद हो गए उसी डेस्टिनी के साथ जो चीज़ें हमने पीछे झेली, ठीक है, उन सभी के साथ अब हम आगे के लिए प्रयास करें। ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, इस तरीके का हिस्टोरिक स्पीच इन्होंने दिया। इसके बाद मिडनाइट होती है और वहाँ से 15 अगस्त जो है वो स्टार्ट होता है और हमें आज़ादी मिलती है। ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो इंडियन फ्लैग है उसको फहराया जाता है। ठीक है, कितने सारे यहाँ पर बलिदान दिए गए, कितने सारे सेक्रीफाइस हुए, कितना सारा डेडिकेशन था, कितने सारे लोग जो थे वो शहीद हुए। उन सभी का जो सपना था, उन सभी की जो कोशिशें थी वो अब जाकर रंग लाई हमें हमारी आज़ादी मिलने के साथ। अब हमें आज़ादी तो मिल गई, लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी रही, लेकिन यहाँ पर पार्टीशन का दुख भी बहुत बड़ा था। इसी टाइम में पार्टीशन हुआ, लेकिन फिर भी लोगों ने खुशी मनाई, बट वो खुशी जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि पार्टीशन तो हो गया लेकिन इस समय में लोगों ने जो फेस किया, कितने अपने लोगों को लोगों ने खोया। भाई जिस आज़ादी का लोग वेट कर रहे थे उसके लिए तो बहुत खुश हुए, क्योंकि कितना वेट किया, कितना सेक्रीफाइसेस दिए गए, कितने लोगों की जान गई, ये सारी चीज़ें थीं, कितना दुख लोगों ने झेला। ठीक है, तो आज़ादी मिली उसकी खुशी थी जिसको लोगों ने मनाया, बट वो खुशी जितनी ज़्यादा होनी थी उसी दौरान पार्टीशन हो गया, इसका दुख, कितने सारे लोगों ने अपने लोगों को खोया, इसका दुख तो लोग उस तरीके से खुशी कह सकते हैं नहीं मना पाए। इसके बाद हम देखते हैं महात्मा गांधी। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जो थे इनकी भी हत्या कर दी गई, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इन्होंने कह सकते हैं इनकी जान जो थी वो ले ली गई। अब यहाँ पर माइलस्टोन की बात करते हैं। माइलस्टोन क्या रहा? इम्पोर्टेंट माइलस्टोन, हमें आज़ादी मिल गई। अब इसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बनकर रेडी हो गया, जिसको कि पारित किया गया, जिसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और यहाँ से हम जो थे वो एक जो पहले दूसरे के अंडर में थे, दूसरे के कंट्रोल में थे, अब हम एक रिपब्लिक कंट्री के रूप में आए। ठीक है, इस तरीके से लोग जो थे उन्होंने खुशी मनाई, इतने लोगों ने जो बलिदान दिया, इतना जो सेक्रीफाइस किया। ठीक है, उन्होंने जो ड्रीम देखा था जिस भारत का, भारत की आज़ादी का, अब वो भारत जो था वो आज़ाद हो गया। और इस तरीके से कैपेबल भाई लोग जो थे उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी का यूज़ करते हुए एक नए भारत का सपना देखा, जहाँ पर इक्वलिटी हो, लिबर्टी हो, जस्टिस हो, फ्रेटर्निटी हो। ऐसा भारत बनाने के लिए लोग आगे चल पड़े। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।